आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के उद्योगों को पढ़ेंगे। झारखंड में जितने भी उद्योग हैं उसे आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मैं आज पढ़ाऊंगा आपको किसी भी एक बुक में वे सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगी, इसलिए आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भारत के कुल खनिज संपदा का 40% से अधिक खनिज झारखंड राज्य में विद्यमान है। जब मैं झारखंड के खनिज के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीज़ बताया था कि झारखंड में जो खनिज है वे पूरे भारत के कुल खनिज संपदा का 40% के लगभग है। अतः झारखंड में खनिज आधारित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। अगर आप लोगों ने खनिज संपदा के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके झारखंड के खनिज संपदा के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। झारखंड में सभी बड़े उद्योग खनिज संपदाओं या उत्पादों पर आधारित हैं। राज्य सरकार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य के कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 41% है। यह इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि राज्य सरकार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जो राज्य सरकार का जो आर्थिक समीक्षा हुआ था उसके अनुसार राज्य के कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 41% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। झारखंड के उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वृहद उद्योग, जिसके अंतर्गत वे सारे उद्योग आएंगे जो खनिज पे आधारित हैं, इसलिए वृहद उद्योगों को बहुत जगह खनिज आधारित उद्योग भी बोला जाता है। फिर दूसरा लघु उद्योग या कुटीर उद्योग होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग वृहद उद्योगों को डिटेल में पढ़ेंगे। वृहद उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले आज हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयां हैं। याद रखिएगा, भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयां हैं, जिसमें से दो बड़ी इकाइयां झारखंड में है। अब कौन कौन सी वो इकाइयां हैं? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, और दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट। ये दोनों लौह इस्पात उद्योग झारखंड में अवस्थित है। तो ये दोनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे प्रधान लौह इस्पात उद्योग है। याद रखिएगा, यह जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। ये जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। और यह पिछले एग्जामों में प्रश्न बन चुके हैं इससे, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूं। प्रश्न बना था कि भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र कौन है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। यह प्रश्न बना है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा साकची जमशेदपुर में की गई थी। यह भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग प्रश्न रहता है जिसे मैं समझाऊंगा आगे। पहले आप लोग देख लीजिए। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा साकची जमशेदपुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। कहाँ? तो साकची में। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि टिस्को की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? तो दोराबजी टाटा द्वारा की गई। कहाँ की गई? तो साकची जमशेदपुर में की गई। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का था। कहीं कहीं आप लोगों को जमशेदजी टाटा भी मिलेगा और इनका पूरा नाम जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा है। ठीक है, तो बहुत जगहों पे आप लोगों को इनका नाम जमशेदजी टाटा सिर्फ मिलेगा, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा
कि जो जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा हैं, सबसे पहले इन्हीं के मन में विचार आया इस कंपनी को स्थापित करने का। कब आया था? इन्हीं के मन में आया था। और लेकिन स्थापित करने से पहले इनकी मृत्यु जो है 1904 ईस्वी में हो गई। इसीलिए बहुत जगहों पे आपको जो है टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जो है जमशेदजी टाटा मिलेंगे और बहुत जगह जो है दोराबजी टाटा मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अगर आपको जैसे 2007 में जेएसएससी का प्रश्न आया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, और उसमें जो है ऑप्शन था जैसे दोराबजी था और 3 अलग अलग ऑप्शन भी थे, और वहां पे जमशेदजी टाटा के बारे में नहीं था। तो वैसे प्रश्नों में आपको जो है दोराबजी टाटा को सही टिक मारना है। लेकिन जैसे 2006 के प्रश्न में आया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, तो उसमें ऑप्शन था जमशेदजी टाटा, फिर दूसरा था दोराबजी टाटा और 2 नाम और थे। तो जहां पे इस तरह से अगर दोनों नाम आते हैं तो सबसे पहला आपका आंसर होगा जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। अगर ये नाम आ गया जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा, तो ये आपका सही ये जवाब होगा। वहां पे दोराबजी टाटा नहीं देना है। तो ये कंफ्यूजिंग होता है दोनों नाम में। अगर दोनों नाम है तो हम लोग जो है आंसर जमशेदजी टाटा करेंगे, और अगर एक नाम है तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोराबजी होगा तो वो सही है, और अगर जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा होगा तो वो सही है। लेकिन दोनों नाम होगा तो हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा उसका सही जवाब होगा, और अगर जमशेदजी टाटा भी होगा तो वो भी उसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। टिस्को से 1911 में लोहे का उत्पादन तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि टिस्को में लोहे का उत्पादन किस वर्ष किया गया, तो 1911 में किया गया लोहे का उत्पादन। और बोला जाएगा इस्पात का उत्पादन कब किया गया, तो 1914 में किया गया इस्पात का उत्पादन। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के संगम पर साकची नामक गांव में किया गया था। ये जो साकची है पहले आदिवासी बहुल क्षेत्र था, यहाँ पे आदिवासी निवास करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ये जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना करवाई। उसके लिए वो जमीन देखे, लेकिन स्थापना से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए दोराबजी टाटा ने इसी जगह पे टिस्को की स्थापना करवाई, क्योंकि यह जो है टिस्को के लिए एक अच्छा जगह था जहां पे उसे बाजार की भी व्यवस्था हो जा रही थी, और साथ ही साथ जो मूलभूत ढांचे होते हैं, मूलभूत चीज होती है कंपनी के लिए, वे सारे चीज वहां पे उपलब्ध थे। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम, टिस्को की जो स्थापना हुई है कहाँ हुई है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के संगम पर साकची नामक जगह पर की गई है। यह उद्योग निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक पेटी में अवस्थित है। जब मैं औद्योगिक पेटी के बारे में पढ़ा रहा था, औद्योगिक पेटी प्रदेश के बारे में, तब मैंने ये बताया था स्वर्णरेखा औद्योगिक पेटी के बारे में, जिसे दो तरह से बांटा गया है, ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक प्रदेश और निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक पेटी। तो ये जो टिस्को है, यह जो है निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक पेटी में अवस्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका नामकरण जमशेदजी टाटा के नाम के आधार पर किया गया है। वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पर आधारित यह एक आदर्श उद्योग है। अभी तुरंत मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत ढांचे सारे चीजें हैं जो एक कंपनी के लिए आवश्यक है। यह उद्योग लौह अयस्क और कोयला के भंडार के लगभग बीच में के क्षेत्र में पड़ता है। ये जो टिस्को है, यह लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लगभग बीच क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए इसे सारी चीजों की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। यहां लौह अयस्क की आपूर्ति मयूरभंज, याद रखिएगा, लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से हो रही है, तो मयूरभंज से हो रही है। लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से हो रही है, तो मयूरभंज, नोआमुंडी, गुआ खदान और बादाम पहाड़ी, और साथ ही साथ गुरु महिसानी मयूरभंज जिसको बोलते हैं, अभी तुरंत मैंने मयूरभंज बताया, और कीरीबुरु के क्षेत्र से की जाती है।
प्रश्न बनेगा कि टिस्को में लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती है। अगर ये सारे नामों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो वो आप जवाब दे दीजिएगा। या तो मयूरभंज में ही गुरु महिसानी है, ठीक है। फिर नवामुंडी हो गया, गुआ खदान हो गया, बादाम पहाड़ी हो गया और किरीबुरु, ये क्षेत्रों से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। यहाँ के लौह अयस्क उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ये जो सारे जगहों के नाम मैंने बताए, यहाँ के जो भी लौह अयस्क हैं वे उच्च गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ उच्च कोटि के कोकिंग कोल की प्राप्ति रानीगंज तथा झड़िया के क्षेत्रों से होती है। यह प्रश्न बनेगा कि टिस्को को कोकिंग कोल कहां से प्राप्त होता है, तो रानीगंज और झड़िया से प्राप्त होता है। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है और प्रश्न बनते हैं इससे। मैग्नीज एवं क्रोमाइट, याद रखिएगा, मैग्नीज एवं क्रोमाइट जो है कहां से प्राप्त किए जाते हैं टिस्को में, तो चाईबासा के खानों से। चाईबासा के खानों से मैग्नीज एवं क्रोमाइट की पूर्ति की जाती है टिस्को में। तथा चूना पत्थर और डोलोमाइट उड़ीसा के सुंदरनगर या सुंदरगढ़ बोला जाता है में स्थित पांगपोस खान से प्राप्त किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए हो जाता है कि चूना पत्थर और डोलोमाइट कहां से प्राप्त किए जाते हैं टिस्को में, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ या सुंदरनगर के पांगपोस खान से। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि टिस्को को चूना पत्थर और डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है, तो सुंदरगढ़ या सुंदरनगर जो उड़ीसा में है वहां के पांगपोस खान से प्राप्त होता है। और स्वच्छ जल और बालू की आपूर्ति स्वर्णरेखा तथा खड़कई नदी से की जाती है, क्योंकि यह जो है स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के संगम पर ही अवस्थित है, इसीलिए वहीं से इसे स्वच्छ जल और बालू की आपूर्ति हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका निकटतम बंदरगाह कोलकाता है, याद रखिएगा, जमशेदपुर से नजदीक कोलकाता है और बंदरगाह है, यह सबसे बड़ा चीज है कोलकाता। तो इसका निकटतम बंदरगाह कोलकाता है। टिस्को का जो है निकटतम बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता है, याद रखिएगा। अतः जमशेदपुर के लौह इस्पात उद्योग को बाजार की सुविधा कोलकाता से प्राप्त होती है, यानी मार्केटिंग का जो भी फैसिलिटी है वे उसे कोलकाता से प्राप्त हो जाता है टिस्को को। इसीलिए इस उद्योग को, जो टिस्को है, इसे वेबर के सिद्धांत पर आधारित उद्योग बताया गया है, क्योंकि वेबर ने बोला है कि वैसे उद्योग को वैसे जगहों पर स्थापित करना चाहिए जहां पे उसे सारे मूलभूत चीजें मिल जाए या उपलब्ध हो जाए आसानी से। तो टिस्को को भी सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, जैसे कि उसे उच्च कोटि की कोकिंग कोल बगल से ही मिल जा रहे हैं, रानीगंज और झड़िया से। फिर लौह अयस्क भी उसे आसानी से प्राप्त हो जा रहे हैं, चूना पत्थर डोलोमाइट भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, जल और बालू भी आपूर्ति उसे आसानी से हो जा रही है, और सबसे बड़ा मार्केट भी उसे नजदीक में ही उपलब्ध हो जा रहा है। तो इसीलिए वेबर के सिद्धांत पर यह उद्योग जो है आधारित है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यह उद्योग धीरे धीरे औद्योगिक संकु क्लस्टर, यानी संकु होता है क्लस्टर, में परिवर्तित हो गया है, जिसे वर्तमान में आदित्यपुर औद्योगिक संकुल के नाम से जाना जाता है। टिस्को जो है उससे वर्तमान में आदित्यपुर औद्योगिक संकुल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। टिस्को को जो है वर्तमान में आदित्यपुर औद्योगिक संकुल के नाम से जाना जाता है। इसी औद्योगिक संकुल में आगे चलकर 1948 में, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, 1948 में टेल्को, TELCO, टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, फिर एग्रीको, टीन प्लेट फैक्ट्री, रेल वैगन फैक्ट्री, बॉयलर तथा वायर फैक्ट्री आदि की स्थापना की गई है। 1948 में टेल्को की स्थापना की गई इसी औद्योगिक संकुल में। ये जो आदित्यपुर औद्योगिक संकुल है, इसी में 1948 में टेल्को की स्थापना की गई। उसके बाद एग्रीको, टीन प्लेट फैक्ट्री, रेल वैगन फैक्ट्री, बॉयलर और वायर फैक्ट्री आदि की स्थापना भी की गई है। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना भी है कि टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब किस वर्ष किया गया है, तो 2005 में किया गया है। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। बार बार मैं बता रहा हूं,
2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। अब अगले प्लांट की ओर बढ़ते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की ओर हम लोग पढ़ते हैं। झारखंड का यह दूसरा प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। यह जो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड का दूसरा प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। पहला टिस्को था, दूसरा जो है बोकारो स्टील प्लांट है। इसकी स्थापना कोयला प्रधान क्षेत्र में की गई है। इसकी स्थापना बोकारो के माड़ाफाड़ी नामक स्थान पर 29 जनवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसकी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो माड़ाफाड़ी नामक स्थान, बोकारो में एक जगह माड़ाफाड़ी ही नाम है जो आगे चलकर बोकारो कहलाने लगा। माड़ाफाड़ी जो है पहले जो है बोकारो स्टील प्लांट यानी इस स्टील प्लांट की स्थापना माड़ाफाड़ी में की गई और माड़ाफाड़ी ही आगे चलकर बोकारो कहलाया। और इस कंपनी की स्थापना, इस प्लांट की स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 29 जनवरी 1964 ईस्वी में की गई। डेट सब याद रखिएगा। इसकी स्थापना भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई है। देखिए बहुत जगह आप लोगों को जो है ऑप्शन में भूतपूर्व या सोवियत संघ मिलेगा या रूस मिलेगा, तो दोनों में से जो हो उसको आपको यानी कि टिक मारना है। अगर सोवियत संघ है तो सोवियत संघ को ही टिक मारना है, और अगर रूस है, सिर्फ रूस है दिया हुआ, तो रूस को टिक मारेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये जो सोवियत संघ है पहले एक इकट्ठा कई देशों का समूह था। 1991 में इस सोवियत संघ में जो है विभाजन हो गया, कई देश जो है विभक्त हो गए, जिसमें से एक बड़ा सा क्षेत्र जो है रूस का रह गया और छोटे छोटे देश जो है अलग हो गए। तो इसीलिए जो है इसके स्थापना का, बोकारो स्टील प्लांट के स्थापना का श्रेय रूस को जाता है। अगर ऑप्शन में सोवियत संघ हो तो सोवियत संघ मारना है, और अगर रूस हो तो रूस को मारना है, अगर दोनों हो तो सोवियत संघ को मारना है, ठीक। और अगर अलग अलग हो, जैसे कि अगर सिर्फ सोवियत संघ और 3 अलग अलग देश हो, जैसे सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऐसे कुछ हो तो सोवियत संघ को मारना है। और अगर सोवियत संघ फिर बी में रूस हो, फिर जापान हो और चाइना हो, तो आपको जो है सोवियत संघ को ही टिक मारना है। और अगर तीसरा ऑप्शन में बता रहा हूं कि अगर रूस हो, फिर फ्रांस हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, जो भी हो, तो आपको सिर्फ रूस को टिक मारना है। मगर जब दोनों हो तो सोवियत संघ को टिक मारना है। और यह जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई। यह भी प्रश्न बनता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में इसकी स्थापना हुई है। 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में इस संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह भी, कि प्रश्न बनेगा कि बोकारो स्टील प्लांट में आग की भट्टी कब स्थापित की गई, प्रथम आग की भट्टी कब स्थापित की गई, तो 1972 में स्थापित की गई। अगर डेट पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1972 में स्थापित की गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आग की प्रथम भट्टी। और इसके अलावा 1972 में ही इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यह प्रश्न बना है कि इस संयंत्र से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो 1972 में आरंभ हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। बोकारो स्टील प्लांट जो है भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, याद रखिएगा। इस उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ कई अनुकूल परिस्थितियां थी, जैसे कि यह स्वयं कोयला प्रधान क्षेत्र में है। झड़िया से उच्च कोटि का कोयला प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोकारो स्टील प्लांट को कोयला की आपूर्ति कहां से होती है, तो झड़िया से होती है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बोकारो स्टील प्लांट को कोयला की आपूर्ति कहां से होती है, तो झड़िया से होती है। आगे अगला पॉइंट है, यहां लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझोड़ की खान उड़ीसा तथा किरीबुरू पश्चिमी सिंहभूम से की जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती है, तो क्योंझोड़ की खान उड़ीसा
तथा किरीबुरू पश्चिमी सिंहभूम से की जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि बोकारो स्टील प्लांट को कोयले की प्राप्ति कहां से होती है, तो झड़िया से होती है। फिर प्रश्न बनेगा बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है, तो केंझोर की खान उड़ीसा तथा किरीबुरू पश्चिमी सिंहभूम से की जाती होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चूना पत्थर और डोलोमाइट वीर मित्रापुर की खानों से प्राप्त की जाती है। बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर और डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है, तो वीर मित्रापुर की खानों से प्राप्त होता है। इसके अलावे पलामू तथा मध्य प्रदेश से भी चूना पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न बनेगा कि बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर कहां से प्राप्त होता है, तो अगर वीर मित्रापुर अगर ऑप्शन में हो वो भी सही है, पलामू हो वो भी सही है, और मध्य प्रदेश हो तो वो भी सही जवाब होगा। यह भी प्रश्न बनेगा कि डोलोमाइट कहां से मिलता है, तो ये तीनों नाम अगर होंगे तो सही है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर और डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है, तो वीर मित्रापुर की खानों से प्राप्त होता है। और प्रश्न बनेगा कि चूना पत्थर कहां से प्राप्त होता है, तो पलामू तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अगला है बिजली दामोदर घाटी निगम द्वारा प्राप्त होता है। ये जो बोकारो स्टील प्लांट है उसे बिजली कहां से प्राप्त होती है, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा प्राप्त होती है। बाजार की सुविधा निकटतम बंदरगाह कोलकाता से प्राप्त होता है। अभी तुरंत हम लोगों ने टिस्को में भी पढ़ा था कि बाजार की व्यवस्था उसे कहां से प्राप्त हो रही थी, तो कोलकाता से प्राप्त हो रही थी, क्योंकि निकटतम जो बंदरगाह है झारखंड का वह कोलकाता है। तो जितने भी कंपनियां हैं उसे जो है निकटतम बंदरगाह बाजार के रूप में प्राप्त होगा, जो कि कोलकाता होगा। तो उसी तरह बोकारो स्टील प्लांट को भी जो है बाजार की सुविधा निकटतम बंदरगाह कोलकाता से प्राप्त होती है। यह उद्योग दामोदर घाटी औद्योगिक पेटी में अवस्थित है। पिछले क्लास में मैंने झारखंड के औद्योगिक पेटी के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या ऊपर में भी जो है आई बटन आ रहा होगा, उसमें जो है आप क्लिक करके देख सकते हैं झारखंड के औद्योगिक पेटी। तो झारखंड के 3 औद्योगिक पेटियों के बारे में मैंने बताया था। पहला था अबड़क औद्योगिक पेटी, दूसरा था दामोदर घाटी औद्योगिक पेटी, और तीसरा था स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पेटी। तो यह जो बोकारो स्टील प्लांट है यह दामोदर घाटी औद्योगिक पेटी के अंतर्गत अवस्थित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गड़गा डैम, जिसे बोकारो डैम के नाम से भी जाना जाता है, के समीप अवस्थित है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि यह जो बोकारो स्टील प्लांट है यह किस डैम के किनारे है, तो गड़गा डैम। लोकल भाषा में बोकारो डैम को गड़गा डैम बोला जाता है, इसलिए यह दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग, गड़गा डैम और बोकारो डैम। गड़गा डैम को ही बोकारो डैम बोला जाता है। तो यह जो बोकारो स्टील फैक्ट्री है, प्लांट है, कहाँ अवस्थित है, किसके किनारे अवस्थित है, तो तेनू घाट और गड़गा डैम, जिसे बोकारो डैम कहा जाता है, के समीप अवस्थित है। वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल के अधीन कार्यरत है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वर्तमान में किसके अंतर्गत है, तो सेल के अंतर्गत कार्यरत है। और यहाँ छड़ें, इस्पात की चादरें, एंगल पाइप और गार्डर आदि बनाए जाते हैं। अब अगले उद्योग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि तांबा उद्योग है। 1857 ईस्वी में तांबा उद्योग के विकास हेतु सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बनेंगे कि तांबा के उद्योग के विकास हेतु सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1857 में हुई। झारखंड में तांबा उद्योग घाटशिला के क्षेत्र में अवस्थित है। झारखंड में जो भी तांबा उद्योग है वह जो है घाटशिला के क्षेत्र में अवस्थित है। और ये घाटशिला कहाँ है, तो सिंहभूम जिला में है। घाटशिला में 1924 ईस्वी में भारत का पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। भारत का पहला तांबा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1924 ईस्वी में किया गया। फिर 1930 में घाटशिला के निकट मूसावनी में तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। यह जो तांबा खनिज शोधन कारखाना है
इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो घाटशिला के निकट मूसावनी में स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया है? तो 1930 में स्थापित किया गया है। और 1930 में ही इस क्षेत्र में पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। तांबा की खाने सिंहभूम में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। ये जो तांबा की खाने अभी मैं बता रहा हूं, उद्योग, जैसे तांबा का उद्योग है तो इसके लिए तांबा चाहिए ना, तो ये जो तांबा की खाने हैं सिंहभूम में एक पट्टी के रूप में है, एक पट्टी के रूप में अवस्थित है, जिसे धारवाड़ तांबा पट्टी पेटी के नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। यह जो सिंहभूम में तांबा की खाने की एक पट्टी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो धारवाड़ तांबा पट्टी पेटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबा का मुख्य खनिज चाल्कोपायराइट और सिस्ट पायराइट जो है इस क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो धारवाड़ तांबा पट्टी है, इसी से चाल्कोपायराइट और सिस्ट पायराइट प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यहां अयस्क को चूड़ बनाकर पाइप के रास्ते मऊ स्थित कारखाने में भेज दिया जाता है। धारवाड़ तांबा पट्टी जो है वहां से चाल्कोपायराइट और सिस्ट पायराइट प्राप्त हुए, उसे जो है चूड़ बनाकर एक पाइपलाइन के माध्यम से मऊ स्थित कारखानों में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? मऊ स्थित कारखानों में भेजा जाता है। और इस डस्ट से शुद्ध तांबा निकाला जाता है। तांबे से गंधक को निकालकर शुद्ध किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तांबे से किस चीज को निकालकर शुद्ध किया जाता है? तो गंधक को निकालकर शुद्ध किया जाता है। और इस क्रिया के माध्यम से लगभग 10% तक शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। घाटशिला स्थित इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के अलावे झारखंड में और 2 प्रमुख तांबा उद्योग के केंद्र हैं। घाटशिला में जो उद्योग स्थापित हुआ था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इसके अलावे झारखंड में 2 और तांबा उद्योग हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो जादूगोड़ा में है, और दूसरा है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, यह जमशेदपुर में है। तो ये प्रश्न बनेंगे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में, जादूगोड़ा में अवस्थित है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो जादूगोड़ा में अवस्थित है। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अब अगले उद्योग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एल्युमिनियम उद्योग। बॉक्साइट से प्राप्त होने वाले एल्युमिनियम राज्य में बॉक्साइट की प्रचुर उपलब्धता से आदर्श स्थिति में। झारखंड में जो है बॉक्साइट की मात्रा अधिक है, यहाँ बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ झारखंड में जो है एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है एक प्रॉपर जो है परिवेश मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट है और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनेगा। इसीलिए झारखंड राज्य में जो है एल्युमिनियम की जो है उद्योगों की स्थापना की गई है। झारखंड में बॉक्साइट का भंडार लगभग 65 मिलियन टन है, जो मुख्य रूप से लोहरदगा, पलामू तथा गुमला जिलों में मिलते हैं। भारत में एल्युमिनियम अयस्क, एल्यूमिना, ये जो एल्युमिनियम अयस्क है उसे एल्यूमिना बोला जाता है, का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। यानी भारत में जो एल्युमिनियम अयस्क एल्यूमिना है, वह जो है झारखंड से ही 16% भाग उसका प्राप्त हो जाता है। झारखंड से ही 16% भाग जो है इसका प्राप्त हो जाता है। 1938 में रांची के समीप मुड़ी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। 1938 में रांची के समीप मुड़ी में किसकी स्थापना की गई? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। प्रश्न बनेगा कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो मुड़ी में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1938 में की गई। यह कंपनी बिरला समूह ने खरीद ली थी। इसका वर्तमान नाम हिंडाल्को है। ये जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है, इसका वर्तमान नाम जो है हिंडाल्को है, और यह जो है बिरला समूह द्वारा खरीद ली गई है। यह जो कंपनी है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इसे बिरला समूह ने खरीद लिया और इसका वर्तमान नाम हिंडाल्को है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इससे अलमपुरम एवं अलवाई केरल
बेलूर कोलकाता और लेई मुंबई के कारखानों में भेज दिया जाता है। ये जो बॉक्साइट निकल रहा है झारखंड में, इससे एलुमिना जो है बनाकर इसे अलमपुरम और अलवाई जो कि केरल में है, ये दोनों वहाँ, फिर बेलूर कोलकाता और लई मुंबई के कारखानों में भेज दिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। अब अगले उद्योग को हम लोग देखते हैं, सीमेंट उद्योग। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में जपला पलामू में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा कि झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई, तो जपला में की गई। जपला कहाँ है, पलामू में है। और किस ईस्वी में की गई, तो 1921 में की गई। झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। झारखंड में जो है चूना पत्थर बहुत आया मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी जो है पनपा है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर चाहिए। और चूना पत्थर कहाँ है, तो झारखंड में उपलब्ध है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में। 1 टन सीमेंट के उत्पादन में लगभग 2 टन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जो राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे चूना पत्थर जो है यहाँ बहुत मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए जैसे 2 टन चूना पत्थर है तो उससे जो है 1 टन जो है सीमेंट बनेगा। और यहाँ चूना पत्थर अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है उद्योग स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। झारखंड में जपला पलामू, अभी तुरंत मैंने बताया था कि प्रथम जो उद्योग जो है कहाँ स्थापित किया गया था, सीमेंट उद्योग की जो स्थापना जो है, प्रथम उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, जपला में, जो जपला पलामू में है। तो झारखंड में जपला जो पलामू में है, झिंकपानी पश्चिमी सिंहभूम, खलाड़ी रांची, सिंदरी धनबाद, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, डोमोटांड हजारीबाग आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो है चूना पत्थर भारी मात्रा में उपलब्ध है। सिंदरी, बोकारो, झिंकपानी एवं जमशेदपुर के कारखानों में स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु कहाँ किया जाता है, तो सिंदरी, बोकारो, झिंकपानी और जमशेदपुर में किया जाता है। स्लेग तथा स्लज सीमेंट कारखानों के उप उत्पाद हैं। यह जो स्लेग तथा स्लज है यह सीमेंट कारखानों के उप उत्पाद हैं, इनका मेन प्रोडक्ट यह नहीं है। झारखंड में झिंकपानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बनेगा कि लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित सीमेंट उद्योग या सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो झिंकपानी और जमशेदपुर में। कौन सा है, तो लाफार्ज सीमेंट कारखाना। यह जो है लाफार्ज सीमेंट कारखाना झिंकपानी और जमशेदपुर में, यह लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहेगा आपका उद्योग से संबंधित क्लास। अगले क्लास में हम लोग आगे के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।